फिर आखिर वो कहते हैं ना कि इंसाफ करने वाली जात ऊपर भी मौजूद होती है। और जिस तरीके से ये 14 प्लेयरों के साथ अर्जेंटीना फाइनल तक पहुंची थी और बिल आखिर फीफा को ख्याल आया और कुछ हिदायत हुई रेफरी से कि ब्राजील को कि उन्होंने एक फेयर मैच खिलाया और फेयर मैच जब खेला गया तो आपने देखा कि अर्जेंटीना कहीं भी नजर नहीं आई किसी भी शोबे में। और जिस तरीके से वो फाउल कर रहे थे, जिस तरीके से तमाम मैचेस में एडवांटेजेस ले रहे थे और जिस तरीके से उनकी डोमिनेशन और उनका एक कंट्रोल था रेफरीज के ऊपर और वीआर के ऊपर, वो कल बिल्कुल भी नजर नहीं आया। और ये मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका था कि अगर अर्जेंटीना को आउटराइट सपोर्ट नहीं दी गई तो मैंने बोला ये पूरे मैच में कहीं भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जितना स्ट्रांग बॉल पोजीशन स्पेन के पास रहा है और इस वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में जिस टीम ने भी अपना स्ट्रांग बॉल पोजीशन रखा है वही टीम मैच जीती है। और ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि देखिए जो उनकी सिमोन है गोलकीपर स्पेन के, वो इस वक्त ओनली उन्होंने वन गोल कंसीड किया बिकॉज ऑफ हिज गुड डिफेंस। उनकी डिफेंस इतनी ऑर्गेनाइज डिफेंस थी कि उनका जो बॉल स्नैचिंग रेशो है वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे कम टाइम रहा है। 10 सेकंड का कल रेशो था कि वो बॉल जाने के बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर विन कर लेते थे। तो ये जो उनकी बॉल स्नैचिंग एबिलिटीज थी, एक तो वो बहुत शानदार थी, फिर उनका वन टच टू टच जो था वो बहुत शानदार था। उसके बाद फिर उनका जो स्पेस बनाते हैं वो एक दूसरे के लिए जगह बनाते हैं। हम यही कहते हैं पास एंड मूव, तो पास एंड मूव जो नजर आते हैं स्पेन के तमाम इस मैच के अंदर, आउट क्लास जैसे उन्होंने फ्रांस को किया उसी तरह आउट क्लास करके इन्होंने जो है वो कल अर्जेंटीना को जीता। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मैसी की, आप मैसी ये देखें कि वो इतने खौफ में थे मैसी के, उन्होंने अपनी पोजीशन राइट विंग से उठा के वो सेंटर की तरफ आके स्टार्टिंग ली उन्होंने। 4-4-2 फॉर्मेशन से अर्जेंटीना ये मैच खेल रही थी। तो 4-4-2 फॉर्मेशन में जो राइट और लेफ्ट विंग होते हैं वो विंग बैक्स भी होते हैं और अटैकर्स भी होते हैं। जो दो सेंटर फॉरवर्ड होते हैं वो डायगोनल पोजीशन में खेलते हैं। तो कल नजर आ गया था कि जब मैसी ने अपनी पोजीशन चेंज की, क्योंकि जो उनको लेफ्ट फुल बैक थे वो लेफ्ट फुल बैक और उनकी जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत शानदार थी स्पेन की, जिसकी वजह से सही है। अच्छा फैसल साहब, जिस तरीके से अभी नासिर साहब भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से डिफेंस किया स्पेन ने, 16 साल के बाद वो फीफा वर्ल्ड कप जीते, दूसरी बार आलमी चैंपियन बने। लग रहा था वैसे 16 साल की तैयारी है ये, जिस कदर ज़बरदस्त किस्म का मैच हमें देखने को मिला। क्या टेक है आपकी इस पर? बिल्कुल, स्पेन ने तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक आउट क्लास फुटबॉल खेला है, तो हम कोई सरप्राइज नहीं हुए कि स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता है। स्पेन जस्ट प्लेड लाइक द चैंपियन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच। वो एक अनफॉर्चुनेट स्टार्ट था उनके लिए कि कोपे वर्ल्ड के सामने उनका मैच ड्रा हुआ, लेकिन ये है कि स्पेन थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बिल्कुल ऐसे खेला जैसे वर्ल्ड चैंपियंस खेलते हैं। और जिस तरह एक बात हो रही है कि ये रिग्ड टूर्नामेंट था, मैं डिसएग्री करता हूँ कि स्पेन ने हर टीम को इसी तरह डोमिनेट किया जिस तरह उन्होंने कल अर्जेंटीना को डोमिनेट किया। तो आप फ्रांस को देखें, फ्रांस को भी बिल्कुल उन्होंने इसी तरह से पोजीशन 70-30 था, कल भी पोजीशन 68 ऑलमोस्ट 32 था। तो ये स्पेन का स्टाइल है खेलने का। तो अर्जेंटाइन ऑलरेडी, जिस तरह नासिर भाई भी कह रहे थे कि वो ऑलरेडी खौफ में नजर आ रहे थे, और कल वो खौफ हमें पिच पे भी नजर आया। लेकिन यकीनन कोचेज की एक स्ट्रेटेजी होती है कि एक अच्छी टीम के सामने उन्हें किस तरह से खेलना है। अगर अर्जेंटाइन कल इस तरह अटैकिंग फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है तो लाजमी है कि स्पेन ने उनको एक नहीं 2-3 गोल देने थे। तो स्ट्रैटेजी थी कि अपने जोन में बैठ के इन्होंने खेला और एक गोल कंसीड किया। तो जिस तरह का वर्ल्ड कप फाइनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंटरटेनिंग फाइनल होगा, स्पेन की इस डोमिनेंस की वजह से उस तरह का हमें फाइनल देखने को नहीं मिल सका जिस तरह से हमने लास्ट एडिशन में फ्रांस और अर्जेंटीना का देखा था, क्योंकि एक टीम बहुत डिफेंसिव खेल रही थी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसी तरह अटैकिंग खेल रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नासिर साहब, हमने देखा कि स्पेन की कारकर्दगी तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छी रही है, लेकिन अर्जेंटीना की जो कारकर्दगी है उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आखिरी 2 मैचेस में उन्होंने बहुत बेहतरीन कमबैक्स किए थे, और इजिप्ट के खिलाफ 3 और फिर उसके बाद जो अगला मैच था उसमें 2 गोल से उन्होंने सबकत हासिल की थी। तो आप किस तरह से देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? अर्जेंटीना नो डाउट मेरी भी बहुत फेवरेट टीम रही है, और मैं बड़ा अर्जेंटीना का शुरू से टिल जब से मैराडोना खेल रहे थे उस वक्त से मैं अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन मुझे बड़ा मायूसी हुई थी कि जिस तरीके से वो टीम का, वैसे ही बहुत क्वालिटी टीम अर्जेंटीना एक नाम है दुनिया के अंदर, और वो अगरचे इस तरीके से वो आउटराइट सपोर्ट के बाद जिस तरीके से वो एग्रेशन के साथ खेल रहे थे, मैच के बाद प्लेयरों के साथ ड्यूरिंग द मैच वो लड़ रहे थे, मतलब ये समझ लें कि एक तरीके से उनका जो एग्रेशन था
वो अच्छी चीज होती है, लेकिन एग्रेशन के अंदर जो फाइटिंग उनसर आता है ना मैच में, फाउल फैक्टर आता है, वो फाउल फैक्टर ठीक नहीं होता। और उसके बाद उनको जब एडवांटेज देना शुरू किया रेफरीज ने कि कोई नहीं, उनके देखे ना इनके वीएआर मिले ही नहीं। कल उनके ऊपर वीएआर हुआ, सब जना रेड कार्ड हुआ, सामने रेफरी ने चेक किया, रेड कार्ड भी दिया और वो बाहर चले गए। तो इस तरीके से अर्जेंटीना, देखिए अर्जेंटीना के अंदर मेसी एक दुनिया का एक लेजेंड खिलाड़ी है और अनस्टॉपेबल है इन द एज ऑफ 39, ठीक है ना। उसने जिस तरीके से गोल किए हैं, उसने जिस तरीके से असिस्ट किए हैं, पूरी टीम उसके साथ ज्वाइंट होती है, पूरी टीम उसको सपोर्ट करती है, वो पूरी टीम को सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं समझता हूँ कि अर्जेंटीना अगर इस तरीके से सपोर्ट लेके ना आती तो मेरे ख्याल से शायद उसको पूरी दुनिया में बहुत पजीराई मिलती। लेकिन आप देखें सोशल मीडिया पूरा उठा ले दुनिया का कि किस तरीके से मीम्स बन रही है इन्फेंटिनो के साथ मैसे की, किस तरीके से उन लोगों की चीजें बन रही। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं, दुनिया सोशल मीडिया का दौर है सर, इस वक्त कोई चीज रुक भी नहीं सकती। यहाँ पे हर आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा होता है। अब आप एक चीज नोट करेंगे, जिस टाइम के ऊपर अर्जेंटीना का मैच फिनिश हुआ है, ठीक है, वो हमारा मुस्लिम रेफरी था, वो उसने भी ग्राउंड में सजदा किया। हालांकि उसको शुक्राना, जो भी उसको सजदा करना था या शुक्र अदा करना चाहिए था, वो उसको ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया की आंख से बच नहीं सकती है। उधर इन्फेंटिनो जब अर्जेंटीना जीत रही थी तो वो गले मिल रहे थे, जुबिलेशन कर रहे थे। फीफा का प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता। फीफा का प्रेसिडेंट सिर्फ खड़े होकर अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन जाके जुबिलेंट करना, मिस्र के मैच के बाद लोगों से मिलना, अप्रिसिएशन के तौर पे, वो चीजें नजर आ रही थी कि फीफा पार्टी बनी हुई है। लेकिन कल टोटली जो है वो रेफरीज ने डोमिनेट करके प्रॉपर तरीके से मैच खिलाया। और आप देख लेंगे फ्रांस किस तरीके से वो आउटराइट जो है वो बिल्कुल जीरो करके अर्जेंटीना को मैच जीत कर गया। राइट अच्छा फैसल, आप तो डेफिनेटली खेलते रहे हैं और इंटरनेशनली भी आपने खेला है, तो हमें ये बताएं कि जब ये सिचुएशन होती है, जब एक टीम को कोई शॉट लगाने का मौका ही नहीं मिलता और उसके खिलाफ वो एक नया रिकॉर्ड भी बन जाता है, क्या कैफियत होती है उस वक्त प्लेयर्स की जब वो उस टाइम मैदान में मौजूद होते हैं? बिल्कुल, कल हमने 12 लाख के सामने इमोशंस नजर आए अर्जेंटाइन के हमें कि स्पेन की ये डिफेंस की हम बात ना करें कि डिफेंस बहुत मजबूत है, हम उनकी अटैकिंग गेम की बात करें कि पोजीशन ही इतना ज्यादा रखते हैं, वो आपको अपने जोन से बाहर ही नहीं आने देते। अब ये देखें कि अर्जेंटाइन ने ऑलमोस्ट 17 प्लस गोल किए इस टूर्नामेंट के अंदर, और कल स्पेन के सामने एक रिकॉर्ड बना के थ्रू आउट द रेगुलर 90 मिनट्स एक शॉट गोल पे नहीं किया उन्होंने, और 3 शॉट्स जो उन्होंने ली भी पूरे मैच के अंदर वो भी ऑफ टारगेट्स थी। और उनके मुकाबले में स्पेन को देखें तो उनकी 20 शॉट्स थी, जिनमें से उनकी 13 शॉट से 14 शॉट्स ऑन टारगेट थी। तो स्पेन का स्टाइल है डोमिनेट करना। 2010 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह डोमिनेट किया, और नई फिलॉसफी के साथ ये नए कोच है, यंग टीम थी। जब इन्होंने सिलेक्शन की तो बड़ी नाकिदीन इनके पर तनकीद भी की, इन्होंने जी स्पेसिफिक क्लब से प्लेयर लिए हैं। तो हर कोच की एक फिलॉसफी होती है, जिस तरह नासिर भाई बात करते हैं, नासिर भाई मेरे कोच भी रहे नेशनल टीम के अंदर, तो हर कोच की एक फिलॉसफी होती है। स्पेनिश टीम की फिलॉसफी यही है कि डोमिनेट करके खेलना है। जब आप इतना डोमिनेट करेंगे, बॉल ही आपके पास रहेगी तो लाजमी बात है अपोनेंट को तो बॉल ही नहीं मिलेगी। और वो कल हमें उसका मैच के अंदर इजहार नजर आया कि स्पेन ने किस तरह से अर्जेंटाइन को आउट क्लास किया। इस तरफ नासिर भाई बात कर रहे थे कि अर्जेंटाइन की टीम थ्रू द टूर्नामेंट एग्रेसिव खेल रही थी। तो टैक्टिक्स के साथ साथ जो सेक्लोनी है अर्जेंटाइन का कोच, उसने एक चीज इंस्टिल की अपनी टीम के अंदर, उसने इमोशनल अटैचमेंट्स पैदा की। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए मैच के बाद, तो बार बार आके टैक्टिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं करता, वो बार बार बात करता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस तरह का ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मिला है कि जो अपने लिए खेलते हैं, अपने अपने एक दूसरे के लिए खेलते हैं, अपने लिए जान लड़ा देते हैं दूसरे के लिए। तो वही चीज नजर आती है कि जब कोई मेसी को जाके टच करता है मैच के अंदर, तो आपने देखा होगा पूरे के पूरे 10-11 प्लेयर पूरे जाते हैं उस प्लेयर के ऊपर, जाके अपना एग्रेसिवनेस शो करते हैं। तो ये उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी कि जो टेक्नोलॉजी ने यूज किया अर्जेंटाइन टीम के अंदर, टैक्टिक्स अपनी जगह पे रही उनकी, तो उनकी टीम के अंदर ये इमोशंस भी रहे। बाकी लाजमी बात है कि फाइनल में हम बड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं कि इतनी बड़ी टीम थी, उसको उस तरह की बराबरी की फुटबॉल खेलनी चाहिए थी, लेकिन स्पेन ने उनको डोमिनेट किया। मुबारकबाद देंगे। पूछते हैं नासिर साहब, ये फैसल कह रहे हैं कि बहुत बड़ी टीम थी, वैसे जो तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वाकई उम्र में भी बड़ी टीम थी, जिसकी वजह से वो फर्क उनमें मौजूद नहीं थी जो स्पेनिश खिलाड़ियों में हमें नजर आ रही थी। तो आप इससे एग्री करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो उसका एज फैक्टर का ताल्लुक फिटनेस से होता है और एनर्जी से होता है।
देखिए एवरेज एज जो इसकी है ना स्पेन की, इस वक्त वो 26 की एवरेज एज है, जो सबसे बेस्ट एज होती है परफॉर्मेंस के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये एक लास्ट में बुक लिखी जाती है, हम उसको TSG बुक कहते हैं, टेक्निकल स्टडी ग्रुप होता है जो इसकी एक पूरी टेक्निकल बुक जो है इसको कंपाइल करते हैं। वहां पे एक लफ्ज जरूर लिखा जाता है, उस लफ्ज को हम कहते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिसीजन ऑफ द कोच। वो होता है सब्स्टिट्यूशन का, कि जहां पे कोच ने इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर दो जो है वो बिठा के फिर दो प्लेयर अपने ऐसे डाले हैं कि जिन्होंने आके इम्पैक्ट डाला। उसमें एक विलियम जूनियर, ठीक है, उसके अंदर जिन्होंने आके गोल किया फेरन टोरेस। ये दो प्लेयर जब ग्राउंड के अंदर उतरे तो आप देखेंगे उनकी लेफ्ट विंग साइड से जो है विलियम जूनियर ने बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले किया, और इन्हीं दोनों प्लेयरों की असिस्ट की बात जो है विलियम ने हेड किया, उधर से वो रिबाउंड मिला, रिबाउंड मिलने के बाद फिर टोरेस ने उसको एक्सीलेंट फिनिश किया। तो जो सब्स्टिट्यूशन इनके पास थी ना वो सारी एक्सीलेंट थी। मतलब बेंच पे जो प्लेयर खेल रहा है बैठा है वो, और जो अंदर फील्ड में खेल रहा है, कोच के लिए प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी वक्त कि वो जिसको भी अंदर डालेंगे वो उससे ज्यादा ही अंदर जाके परफॉर्मेंस अच्छी देगा। तो सब्स्टिट्यूशन जो होती है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और सब्स्टिट्यूशन ने आके इम्पैक्ट डाला और स्पेन को ये ट्रॉफी दिलाई। राइट अच्छा फैसल, लामिन यमाल की बात करते हैं। 19 साल कबल जो बड़ा फोटोशूट भी एक वायरल हुआ था जो उनका हुआ मेसी के साथ, 19 जुलाई को मैच होना, 19 साल बाद 19 नंबर की जर्सी पहन के मैदान में उनका उस तरीके से मौजूद होना, और मेसी भी उस वक्त 19 नंबर की जर्सी ही पहना करते थे। कैसा कोइंसिडेंस है जो हमें देखने को मिला और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही? एग्जैक्टली अब हमने बात की लास्ट टाइम भी शो के अंदर कि दुनिया में फुटबॉल को न्यू स्टार्स चाहिए ताकि फैंस उसके साथ जुड़े रहें। तो लमीन यमाल इज वन ऑफ देम के वो जो फ्यूचर स्टार है। और मेसी ने प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात भी की और उसने अप्रिशिएट भी किया लमीन यमाल को, और उस तस्वीर के बारे में भी बात की कि यकीनन बड़ी सरप्राइजिंग है कि उस तस्वीर को लिया और आज सेम लमीन यमाल ने 19 नंबर की शर्ट पहन के मैच खेला और आउट क्लास मैच खेला। और दोनों एक ही क्लब से रूट करते हैं, FC बार्सिलोना से, लमीन यमाल भी और मेसी भी। तो जो लायनल मेसी के फैंस हैं वो स्पेन की जीत से भी खुश हैं। सर्टेन इसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी नेशनलिटी चेंज की, कभी फ्रांस को लिया, कभी स्विट्जरलैंड को लिया। है कि अब स्पेन जीता, बहुत अच्छी फुटबॉल खेली उन्होंने। यकीनन जिस तरह भी नासिर भाई भी जिक्र कर रहे थे, निको विलियम्स है, फेरन टोरेस है, लमीन यमाल है, पाउ कुबार्सी है, यंग बेल 21 साल 20 साल 19 साल। अब ये देखें कितनी फुटबॉल पड़ी है इनके सामने। अभी स्पेन डोमिनेट करेगा वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर। उनके पास स्टार्स मौजूद हैं, इस लमीन यमाल की शक्ल में, पाउ कुबार्सी की शक्ल में, निको विलियम्स की शक्ल में, फेरन टोरेस की शक्ल में। मिडफील्ड देखें, पेड्री है, गावी है, साथ साथ एक्सपीरियंस प्लेयर भी शामिल हैं। तो यकीनन इनका स्टार्स के साथ वाकई आप सही कह रहे हैं, उनकी चल रही है, बड़े एजाज उन्होंने अपना नाम भी किया। इसके साथ साथ एट द सेम टाइम मेंस और विमेन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला भी पहला मुल्क है स्पेन। बिल्कुल ऐसे ही है जी। स्पेन की फुटबॉल के बारे में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यही बोला कि जिन प्लेयर्स ने अपनी कैरियर को लॉन्ग टर्म लेके जाना है उनको स्पेनिश प्रीमियर लीग के अंदर खेलना चाहिए, ना कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर, क्योंकि कुछ प्रीमियर लीग ऐसी हैं जो प्लेयर्स को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फैसल, आपका भी और नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर हम बात कर रहे थे। स्पेन जो कि चैंपियन बन चुकी है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेसी को रनर अप बनने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अफसोस हुआ मेसी के फैंस को, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं वो रनर अप रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, तो एटलीस्ट इसका क्रेडिट उनको ज़रूर जाना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।